एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्वेलो वीडियो। स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल एंजॉय करें।
तो फ्रेंड्स वेल डन। बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लिप के साथ। ओके बाय। कि ये देखकर उसे अपनी लिटिल गोल्ड फिश याद आ रही थी, जो कि हमेशा बादलों के गरजने पर इसी तरह से डर जाया करती थी। लेकिन वो सोचने लगता कि ये तो एक बॉय है। उसने गोल्ड फिश जार में भी रखी हुई थी और वो अक्सर उससे बातें भी किया करता था। वो यही सोचने लगता कि मुझे पता नहीं क्यों एक लड़के की तरफ क्यों अट्रैक्शन हो रही है। ये सोचकर वो एक साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है और उससे यही डिस्कशन करना चाहता था कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे एक लड़का अच्छा लगता है। अब ये सुनते ही जो डॉक्टर थोड़ा दूसरी टाइप का था वो खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर हैंडसम, क्या तुम्हें मुझ में भी कोई अट्रैक्शन फील हो रही है। और ये सुनते ही शनचू तो वहाँ से बाहर की दौड़ लगा देता है और बस ये सुनते ही शनचू अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से दौड़ने की करता है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में हमें दिखाते हैं कि ली भी खड़ी हुई है और उसकी किसी से लड़ाई हो रही थी क्योंकि किसी पेशेंट ने उसकी ग्रैंडमा से बदतमीजी की थी। अब जैसे ही वो पेशेंट ली पर हाथ उठाने वाला था तो उसी समय शनचू वहाँ पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़कर तोड़ मरोड़ देता है, जो कि उसके पर्सनल असिस्टेंट पर उठने वाला था। और उसके साथ ही जैसे उसे पता चलता है कि ली की ग्रैंडमा यहाँ पर बीमार है तो वो कहता है कि इनके लिए एक VIP रूम अरेंज करना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर उनके लिए रूम का तो अरेंज हो गया था। ये सुनते ही ली इतनी खुश हो जाती है कि फौरन ही उसे हक कर लेती है और उसका थैंक्स कर रही थी। यहाँ पर शनचू को उसका इस तरह से हक करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान भी हो रहा था कि एक लड़के के लिए मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे ली भी उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। वो उसके लिए एक फोन केसिंग लेकर आया था और वो उससे कहता है वो उसके लिए एक फोन केसिंग लेकर आई थी और उससे कहती है कि अगर आपको ब्लू पसंद है तो ये रख ले, नहीं तो पिंक। अब ऑफ कोर्स शनचू ने तो ब्लू ही पसंद किया था और वो तुरंत ही अपने फोन का पुराना कवर उतार कर ली का दिया हुआ गिफ्ट उस पर लगा लेता है। जबकि ली जब बाहर जा रही थी तो उसके हाथ में पिंक वाली केसिंग थी और बाई ये देखती है तो उसे शक होने लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो इन दोनों ने फोन के मैचिंग कवर्स भी रखे हुए हैं। वो अंदर जाती है और जाते ही वो चिल्लाने लगती है और कहती है शन को कि देखो लिटिल गोल्ड फिश, वो लड़की अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। बचपन की बातें तुम भूल जाओ और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ली तो एक लड़का है। इन दी एंड तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी, इसलिए आज ये एक्सेप्ट कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये सुनते ही वो बाय को अपने कमरे से बाहर निकलवा देता है और उसके बाद काफी देर तक अपनी गोल्ड फिश से बातें करता रहता है। वहीं पर उसकी आंख भी लग गई थी। यहाँ पर उसके पास आकर ली बैठ जाती है जो उसी फिश को देखे जा रही थी। शन तो सो चुका था तो वो उस जार को उठाती है और उसको उसकी अपनी प्लेस पर रखने वाली थी कि पीछे से शन उसको एक आवाज देता है। ये सुनते ही वो एकदम डर गई थी। उसके हाथ से वो जार छूट जाता है। वो लिटिल गोल्ड फिश तड़प तड़प कर मरने वाली थी कि तुरंत ही शन वहाँ पहुँचता और उसे एक और पानी के जार में डालकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे ली पर बहुत गुस्सा आया था। वो चिल्लाता है, डांटता है, उसे कहता है कि आइंदा से मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना और तुम इस लिटिल गोल्ड फिश के सामने कोई भी औकात नहीं रखते हो। अब बेचारी ली को भी यहाँ पर चोट लगी थी, लेकिन शन को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो गोल्ड फिश को लेकर बहुत अपसेट हो गया था। उधर हमें ग्रैंड माँ को दिखाते हैं जो कि आज बीमार थी और उनसे मिलने के लिए बाय आई हुई थी। बाय आती है, उनसे बहुत प्यार से बातें करती है, उनकी खिदमतें करती है और उसके बाद जब बाहर निकलती है तो उसका और ही रूप था। वो अपने हैंड्स क्लीन करती है और सोचती है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मुझे छूना पड़ रहा है शन से शादी कर। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में वो किसी लड़की को देखती है जो कि ली थी और ली को देखते ही वहाँ पर वो हैरान रह जाती है। वो उसका पीछा भी करती है और फिर इन दी एंड उसे पता चल जाता है कि ये तो एक गर्ल है जो कि बॉय का रूप धार कर शन के ऑफिस में काम कर रही है। वो उसका वीक पॉइंट रंगे हाथों पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारे पास जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ऑफ कोर्स तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत भी है, लेकिन इसके बदले तुम्हें ऑफिस से रिजाइन देना होगा और तुम्हारी जगह मैं पर्सनल असिस्टेंट लगूंगी। और वो उससे ये भी वादा लेती है कि किसी भी सूरत शन को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक गर्ल हो। अब बेचारी ली तो अपनी ग्रैंड माँ की वजह से काफी मजबूर थी। उसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती। वो इस ऑफर से इनकार नहीं कर पाती और यस कर देती है। और फिर नेक्स्ट ही मॉर्निंग जैसे ही शन ऑफिस में वापस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीए ली ने तो रिजाइन कर दिया और उसकी जगह बाय काम करेगी। लेकिन वो बाय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और कह देता है कि तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं रखने वाला, क्योंकि मुझे वुमेन के साथ इजी फील नहीं होता। और खुद वो ली के घर के बाहर पहुंच जाता है ये पता करने के लिए कि उसने अचानक रिजाइन क्यों कर दिया है।
अब ली फटाफट अपना सारा सामान समेटती है जो कि उसने बिखेरा हुआ था। वो कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं दिखाना चाहती थी कि थोड़ा सा भी शन को शक हो कि वो एक लड़की है। यहाँ पर शन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने क्यों जॉब छोड़ी। वो कहती है कि मुझे और ज़्यादा अच्छी जॉब की पैसों के साथ ऑफर हुई थी। तो शन थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि सारा समय जो तुम मेरे साथ थे सिर्फ पैसों की वजह से थे। ये सुनकर एक दफ़ा ली को शर्मिंदगी होती है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। और यहाँ पर उसने सोफे के बीच अपने अंडरगारमेंट्स छुपाए हुए थे जो कि गलती से मिस्टर शनशू के हाथ लग जाते हैं। वो उससे कहने लगता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम किसी अमीर लड़की के साथ डेट कर रहे हो, तभी तुमने मेरे ऑफिस से रिजाइन कर दिया क्योंकि तुम गोल्ड डिगर लड़के हो। ये सुनते ही अब ली को एक अच्छा बहाना मिल गया था। वो कहने लगती है, हाँ ऐसा ही है, मैं एक अमीर लड़की के साथ डेट कर रहा हूँ और हाँ आज शाम को हमने शॉपिंग के लिए भी जाना है। वो उसे एक मार्केट का नाम भी ले देता है। अब ये सुनने के बाद शनशू को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा बॉस होकर उसके घर तक गया और वो आगे इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन वो बेचारा क्या करता, सारा दिन ऑफिस में जहाँ जाता था जिसको भी देखता था हर इंसान में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ल नजर आती थी और वो थी उसके पुराने पर्सनल असिस्टेंट ली की शक्ल। वो हैरान हो जाता है कि मुझे हर जगह वही क्यों दिख रहा है। इतने में शाम को ग्रैंड माँ ने उसे डिनर पर बुलाया हुआ था जहाँ बाय भी साथ थी। बाय ने बहुत मजे मजे के खाने बनाए हुए थे ग्रैंड माँ का दिल जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शनशू एक खाना टेस्ट करता तो वो फौरन ही उस रेस्टोरेंट का नाम भी बता देता है कि जहाँ से उसने टेक अवे लिया है। इतने में वो न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसी मार्केट के करीब एक एक्सीडेंट हुआ है और जिस लड़के की वहाँ पर डेथ हुई है उसकी एज और उसका हुलिया बिल्कुल ली जैसा है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है और दौड़कर वहाँ पहुँचता है। वो बहुत सैड था और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ ली को तलाश कर रही थी। वहाँ से एक डेड बॉडी जा रही थी जिसने वही स्नीकर्स पहने हुए थे जो कि शन ने ली को दिलाए थे। लेकिन उसी समय वहाँ पर पीछे ली भी खड़ी हुई थी। शनशू मुड़कर देखता है तो उसे ठीक ठाक देखकर वो उसे तुरंत ही हक कर लेता है और कहने लगता है कि पता है मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे लगा कि ये कार एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ है। लेकिन ली आगे से कहने लगती है कि कैसे होगा, मेरे पास तो कोई कार ही नहीं तो एक्सीडेंट क्या होना। लेकिन उसकी बातों पर शन का कोई ध्यान नहीं था। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक लड़का हो, अगर लड़की होते तो मैं तुम्हें अपने क्लोज ना रख पाता। अब उसके बाद वो एक दिन एक स्पोर्ट्स कार की टेस्ट ड्राइव भी लेता है और कहता है ली को कि तुम ही ड्राइव करोगे। वो जब ड्राइव कर लेती है तो कहता है कि ये कार मैं तुम्हें देता हूँ, ये हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक इंसेंटिव है। ये सुनते ही ली काफी हैरान हो जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद शन उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी बर्थडे क्या है, कब आती है। लेकिन आगे से ली कहती है कि मुझे क्या पता होगा, मैंने आज तक नहीं बनाई, बस डॉक्यूमेंट्स में कोई लिखी हुई है, वरना मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे एक कचरे के ढेर से उठाया था और उससे पहले कि मुझे कोई यादें नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ से वहाँ पहुँची थी। लेकिन मैं बहुत जख्मी हालत में थी, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया था। बस वो इतना बताती है कि उस दिन रेनबो निकली हुई थी जिस दिन तुम मुझे मिली थी। ये सुनते ही शन कहने लगता है कि ठीक है, फिर जिस दिन भी अब रेनबो निकलेगी उसी दिन मैं तुम्हारी बर्थडे मनाने के लिए आऊँगा। अब एक दिन वो देखता है तो आसमान पर रेनबो निकली हुई थी। वो बहुत खुश हो जाता है कि आज वो ली की बर्थडे मनाएगा। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन बाय की भी बर्थडे थी और वो अपनी बर्थडे पार्टी पर शन को भी इन्वाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ और खुद वो ली के पास जाता है, उसे फ्लावर्स गिफ्ट करता है। ये देखकर ली हैरान हो जाती है कि तुम एक लड़के को क्यों फ्लावर दे रहे हो। लेकिन शन का कहना था कि ये लिली फ्लावर्स हैं जो कि दोस्ती को डिपिक्ट करते हैं। और फिर वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में भी लेकर जाता है और उसे एक रिंग भी पहनाता है। कहता है कि ये ब्रदर्स रिंग है और हम दोनों ये रिंग पहनेंगे। ये सारा कुछ होते हुए ली को बहुत स्पेशल लग रहा था। लेकिन शन उसे कहता है कि पता है मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे बेस्ट ब्रदर हो, तुम लड़का हो, ये बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तुम गर्ल होते तो मैं तुम्हें इस तरह से अपना बेस्ट फ्रेंड ना बना सकता, क्योंकि मेरी गोल्ड फिश मेरा फर्स्ट लव वो कभी बर्दाश्त ना करती कि एक लड़की को मैं इतना क्लोज रखता हूँ, इसलिए हम हमेशा बेस्ट ब्रदर्स बनकर रहेंगे। इतने में शन को कॉल आती है कि ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो वहाँ से उठकर फौरन ही भाग जाता है। वो जाता है तो ग्रैंड माँ उससे बहुत इमोशनल बातें करती हैं और उससे कहती है कि मेरी लास्ट विश ही समझो, लेकिन आज बाय के साथ बर्थडे तुम मनाने के लिए जाओगे। अब वो इतना कह रही थी तो ऑफ कोर्स शन को मानना पड़ता है। जबकि उधर टिंग उसी रेस्टोरेंट में ली को देखता है तो उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि बेशक सारी दुनिया ना जानती हो, लेकिन तुम मेरे सामने ये नहीं छुपा सकती, तुम एक गर्ल हो।
और ये बात मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी। ये सुनते ही ली हैरान रह जाती, लेकिन वो खुश थी कि किसी के सामने उसे एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ से टिंग उसे आगे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, और वो पार्टी थी एक्चुअली बाय की बर्थडे की। यहाँ पर शन और बाय दोनों इकट्ठे आए हुए थे। उनको देखकर ली का मूड बहुत ख़राब हो जाता है कि लड़का मुझसे तो झूठ बोल रहा था कि दादी माँ बीमार है और अब इसके साथ फिर रहा है। ये देखकर कहीं ना कहीं ली को काफ़ी जेलसी हो रही थी। अब टिंग उसे अपने साथ गेटअप वाले रूम में लेकर जाता है। वो डिफरेंट गेटअप्स करती और इन दी एंड वो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बनकर बाहर आई थी अपना मेकअप करके। लेकिन वो कहती है इस तरह से मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे शन पहचान लेगा। तो टिंग उसे एक मास्क से उसका फेस कवर करने को बोल देता है। अब वो टिंग की डांसिंग पार्टनर बनकर वहां पहुंच आई थी। यहाँ पर वो शन के सामने खड़ी थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ पर सारे लोग डांस कर रहे थे। जब पार्टनर्स चेंज होते हैं तो उसी टाइम पर शन का और ली का भी आमना सामना होता है। शन को पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन यहाँ पर ली अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसका मास्क गिरा था और भाई ने उसे पहचान लिया था। अब बाय ने एक वेटर को पैसे दिए थे कि ली को ये ड्रिंक पिलाए और इस तरह से उसे मिसयूज करने की कोशिश करे। लेकिन उसकी ये सारी की सारी प्लानिंग पास खड़े टिंग ने सुन ली थी कि वो किसी लड़के को पैसे दे रही है ताकि वो ली के कैरेक्टर पर एक दाग लगा सके, और ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ऐसा करता है कि ड्रिंक चेंज कर लेता है और जो ली की ड्रिंक थी अब वो बाय पी लेती है। अब उस पार्टी से जाने से पहले ली को अचानक से याद आता है कि वो अपना कुछ भूल गई है। वो अपना बैग लेने के लिए ऊपर आती है, लेकिन उसी टाइम पर हमें पता चलता है कि शन की ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिला दी थी और वो उस वक्त बहुत हॉट होता है। वो जाकर एक टब में भी बैठ जाता है। यहाँ पर ली उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। वो उसकी हेल्प करने लगती है। उसका मास्क भी उतर जाता है। ये देखकर शन को ऐसा लगा था कि ड्रंक होने की वजह से उसे पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं और हर जगह ली की फीमेल शक्ल दिखाई दे रही है। लेकिन ली उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस कर लेती है। अब वो भी उसे किस बैक करता है और सोचता है कि एक सपना ही सही, लेकिन मैं ली के साथ टाइम बिता रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। ली जैसे ही देखती है कि उसने एक गलती कर ली है, वो सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ शन को काम डाउन करने के लिए किया है, और उसके बाद वो वहाँ से भाग नहीं करती है। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसकी बैक पर गोल्ड फिश का स्कार शन ने देख लिया था। वो दीवाना होकर अपनी लिटिल गोल्ड फिश को तलाश करते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ली छुप गई थी। जबकि उसी टाइम पर हमें बाय को दिखाते हैं जिसने हॉट होने वाली ड्रिंक पी ली थी, और उसके बाद वो उसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी थी जिसे उसने पैसे दिए थे ली के लिए। उस पर बहुत चिल्लाती और उसके बाद जाकर होटल की मैनेजमेंट से मिलती है। सिक्योरिटी के पास जाकर वो सीसीटीवी फुटेज में से अपनी सारी अपीयरेंस डिलीट कराना चाहती थी, लेकिन यहीं पर ही वो कुछ देख लेती है, और वो ये था कि शन ने भी कल होटल के कमरे में किसी के साथ टाइम बिताया है, और वो कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। शन भी सारी फुटेज चेक कराना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सारा रिकॉर्ड पहले ही बाय ने वहां से डिलीट करा दिया था। अब वो कुछ ऐसी चाल चलती है कि जिसकी वजह से शन की सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि लिटिल गोल्ड फिश कोई और नहीं बल्कि बाय ही है। वो उसे कहता है कि वो लड़की तो इतने सालों से आपके इर्द गिर्द ही थी, बस आपको नजर नहीं आई थी। वो ये सुनकर खुश होता है, लेकिन जब देखता है कि वो बाय है तो हैरान रह जाता है। उसने वही टैटू अपनी स्किन पर बनवा लिया था और वो परमानेंट था। शन उससे बार बार ये क्वेश्चन करता है कि अगर तुम ही मेरी लिटिल गोल्ड फिश थी तो तुमने ये सब छुपाया क्यों, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन वो आगे से इमोशनल बातें करने लगती है और उससे कहने लगती है कि बचपन में तुमने मुझसे 1 साल बाद वापस लौटने का वादा किया था, तुम आए नहीं थे, जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हो गई थी। तुमसे मेरी सारी बुरी यादें जुड़ी हुई थी, तभी तो मैंने कभी भी उस प्यार को लेकर तुम्हें नहीं चाहा, बल्कि मैं तुम्हारे अब की पर्सनैलिटी से प्यार करती, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम बचपन की वजह से मुझसे प्यार कर। अब मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि होटल में उस रात हमारे बीच जो हो गया, उसके बाद आई थिंक हमें शादी कर लेनी चाहिए, यही बेहतर होगा। इसीलिए मैं सारी सच्चाई लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। ये सुनते ही शन हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि उस रात जिस लिटिल गोल्ड फिश के साथ उसने टाइम बिताया था वो कोई और नहीं बल्कि बाय ही थी। ये सुनते ही उसका दिल बिल्कुल बुझ जाता है, लेकिन वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं एक मैन हूँ और जो भी तुम्हारे साथ हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब वो बाय के जाल में फंस चुका था, और उसी टाइम पर हमें ये भी दिखाते हैं कि बाय किसी बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे काफ़ी सारे पैसे भी देती है। एक्चुअली ये उसकी एक
एक्चुअली उसकी रियल आइडेंटिटी कुछ और थी। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका रियल फादर था, जो कि उस ऑर्फनेज का डायरेक्टर था, वहाँ काम करता था जहाँ पर लिटिल गोल्डफिश रहती थी। और जैसे ही उसने देखा था एक बहुत अमीर फैमिली लिटिल गोल्डफिश को अडॉप्ट करने वाली है, तो उसने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली थी और लिटिल गोल्डफिश को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने किसी को पैसे दिए थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिटिल गोल्डफिश असल में मरी नहीं थी। और बस तभी से लिटिल गोल्डफिश की जगह वो खुद ही एक अमीर फैमिली की तरफ अडॉप्ट कर ली गई थी और अब वो बहुत रिच फैमिली में उनका बिजनेस संभालती थी और अपने रियल बायोलॉजिकल डैड को वो हर महीने पैसे भी दिया करती थी। जबकि उधर ली काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। उसे लगता था कि जो कुछ हो गया है उसके बाद उसे सच्चाई शन को बता देनी चाहिए कि वो एक लड़की है। वो हिम्मत करती है और उसके घर जाती है सब कुछ उसे सच बताने के लिए, लेकिन वो कुछ भी बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बाय आकर खड़ी हो जाती है और उसके सर पर एक बम फोड़ती है, ये बताकर कि मैं और शन बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं क्योंकि मैं ही उसकी बचपन की लवर हूँ। ली हैरान थी कि इतने सालों से इसे अपने बचपन की लवर की तलाश थी, लेकिन शन आज उदास क्यों दिख रहा है। लेकिन फिर भी वो उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहती है और ये सच नहीं बताती कि वो एक लड़की है, क्योंकि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। इतने में ग्रैंड माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और वो ली को ऑर्डर करती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे शन के बेस्ट ब्रदर बने हुए हो, तो अब शादी के मौके पर सारे अरेंजमेंट्स में तुम बराबर का हिस्सा भी लोगे, इसलिए जाओ और इनको शॉपिंग कराने में और इनके वेन्यू सेट करने में हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम पर ही है। अब जब भी वो शॉपिंग पर जाते थे तो पर्सनल असिस्टेंट उनके साथ ही होता था और यहाँ पर बाय हमेशा जानबूझकर शन के क्लोज होने की कोशिश करती थी ताकि वो ली को जेलस करा सके। और वाकई ली काफ़ी जेलस होती थी, लेकिन वो क्या कहती, उन दोनों की शादी जो होने वाली थी। यहाँ पर वो एक शॉप के बाहर बैठा हुआ था कि वहीं पर वो देखता है कि ली एक डिज़ाइनर ड्रेस को बहुत प्यार से देख रही है और वो वेडिंग ड्रेस लगता था कि ली को पसंद आ गया है। ये बात शन ने भी नोटिस की थी। अब उसके बाद वो लोग एक ऑक्शन पर जाते हैं जहाँ पर एक रेयर डायमंड था और उस डायमंड को खरीदने के लिए हर कोई बोली लगा रहा था। यहाँ पर बाय चाहती थी कि ये डायमंड उसके लिए शन खरीदे, लेकिन टिंग भी वहाँ पर मौजूद था और टिंग चाहता था कि वो ये डायमंड खरीदे ली के लिए। और टिंग बहुत ज़्यादा पैसों की बोली लगा देता है। उसे समझाने के लिए उसके पास जाकर ली बैठती है और उससे कहती है कि ये सब छोड़ो, लेकिन वो बहुत महंगे पैसे देकर उस डायमंड को खरीद लेता है। जैसे ही वो रिंग उसके सामने आती है तो तुरंत ही ली के हाथ में पहना देता है और साथ ही साथ उसको एक किस भी करता है। ये सारा कुछ देखने के बाद शन के तो होश ही उड़ गए थे। वो बाहर आता है और जैसे ही ली और टिंग को इकट्ठे देखता है तो उन पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोगों को अपने इमेज की भी परवाह नहीं, ये क्या हरकत है, तुम दोनों बॉयज हो और ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन ली ये कहती हुई वहाँ से निकल जाती है कि तुम्हें क्या परवाह, मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ, सिर्फ मेरे बॉस होने की वजह से तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। टिंग को वो बताती है कि वो इतना प्रिटेंड करती है कि जब वो सैड हो तो वो अपनी सैडनेस भी किसी को नहीं दिखाती और जब खुश हो तो अपनी खुशी को भी उसे छुपाना पड़ता है। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी लाइफ एक नाटक बन चुकी है। ये सुनने के बाद टिंग को उस पर काफ़ी रहम आता है। टिंग उसे बताता है कि एक्चुअली मुझे अपने इमेज की किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि सुपर मॉडल मैं सिर्फ अपने शौक की वजह से बना हूँ, वरना पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था और इवेंचुअली उसने अपना बिजनेस ही संभालना था। वो कहने लगता है कि इसलिए जो मेरा मन कहता है मैं वो कर डालता हूँ बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे हुए। उधर हमें दिखाते हैं कि बाय को अपने डैड के थ्रू एक बात पता चलती है और वो ये थी कि लिटिल गोल्डफिश अभी भी जिंदा है और वो लड़की कौन है वो सबूतों के साथ आए थे। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ली ही है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है। एक दिन थंडर स्टॉर्म होता है और शन को लगा था कि मेरी लिटिल गोल्डफिश बहुत ज़्यादा डर जाएगी, लेकिन यहाँ पर बाय कहने लगती है कि बचपन में वो डरती होगी लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। लेकिन ये सुनते ही शन को किसी की याद आने लगती और वो कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। वो सोचने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डर गया होगा मेरा बेस्ट ब्रदर। लेकिन वो जैसे ही उसके फ्लैट पर पहुँचता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर बाय के रियल डैड पहुँचे हुए हैं। उसे ख़त्म करने के लिए बाय ने उनको पैसे दिए थे। शन जब बार बार डोर बेल बजा रहा था तो अंकल उसे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो और कोई भी बहाना करके इसे यहाँ से भगाओ।
यहाँ पर ली इशारों में उसे बता देती है कि मेरे पास खतरा है और शन भी ये बात नोटिस कर जाता है। वो मुड़ता है और उसका दरवाज़ा तोड़कर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन इन दी एंड वो अंकल वहाँ से जाते जाते उसके सिर पर कोई चीज़ फोड़कर उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ली को भी पता चल गया था और उसके साथ साथ शन को भी कि वो अंकल कोई और नहीं बल्कि ऑर्फनेज के डायरेक्टर थे। अब जैसे ही शन होश में आता है तो ली उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ और साथ ही ये सच भी बोल देती है कि मैं एक लड़की हूँ। मैं डर के मारे ये सब नहीं बता रही थी कि इस तरह से तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड भी कभी नहीं बनाओगे, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो तुम्हारे बचपन की लवर गोल्ड फिश से हो रही है। लेकिन ये सुनते ही शन कहता कि मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बिना किसी जेंडर के बारे में सोचे मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और इतने में ऊपर से बाय पहुंच आती है। शन तुरंत ही उससे कहता है कि तुम समझो कि हमारी वेडिंग कैंसिल हो गई है। ये सुनते ही बाय उससे कहने लगती है वो तो सब सही है, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा जो फैसला है ठीक होगा, लेकिन तुम उसके बारे में तो सोचो कि तुम मेरे बेबी के डैड बनने वाले हो। उस रात जो भी हमारे बीच हुआ उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये सुनते ही शन बहुत परेशान हो जाता है और ली भी ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अब एक थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती थी। जबकि शन टिंग से मिलता है। टिंग के बहुत ज़्यादा लिंक्स थे। वो उससे कहता है कि तुम अब मेरी इस इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प करोगे। और उसके बाद फाइनली वेडिंग का डे आ जाता है। बाय बहुत खुश शन के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन शन यहाँ पर एक वीडियो चलवाता है जिसमें टिंग ने बाय के रियल डैड को पकड़ा हुआ था और वो कन्फेशन कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बाय की खातिर इतना कुछ किया है। वो नकली की लिटिल गोल्ड फिश बनी हुई है, जबकि असली वाली लड़की कौन है, और वो ली है जिसे वो 20 मिलियन देकर मरवाना भी चाहती थी। और इसके साथ साथ शन उसका डीएनए टेस्ट भी ले आया था कि इसके रियल डैड कौन है और ये इतने सालों से कैसे नाटक करती आई है। और फिर उसके बाद वहाँ पर अपीयरेंस होती है उसकी रियल वाली ब्राइड की, जो कि कोई और नहीं बल्कि ली थी। ली को भी वो सारा कुछ याद आ चुका था और वो भी अपने बचपन के लवर शन से अब शादी करने के लिए रेडी खड़ी हुई थी। और फिर फाइनली उन दोनों की वेडिंग हो जाती है और इसके साथ ही हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।